हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हैशटैग 6 पार्ट 6 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने रिफ्लेक्शन को कम्प्लीटली पढ़ लिया है, सारे के सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं विद न्यूमेरिकल्स। तो इसमें हमें आज स्टार्ट करना है रिफ्रैक्शन। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है तो देख लीजिए, मैंने इतने सारे टॉपिक्स लिखे हैं जिनको हम आज कवर करेंगे। अलग अलग टॉपिक्स भी मैं इनके ऊपर भी वीडियो बना सकती हूँ, बट मैंने ऐसा ही सोचा है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट एक ही जगह पे मिल जाए। ठीक है, हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो, लेकिन पूरा का पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसमें टॉपिक हमने लिए हैं। तो रिफ्रैक्शन कि इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन में आपको इसकी डेफिनेशन समझनी होती है एंड आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डेफिनेशन डायरेक्टली पूछ ली जाती है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। ओके, तो वो तो आप समझनी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कि जो ग्लास स्लैब होता है रेक्टेंगुलर, उससे किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी, जो कि इसकी डेफिनेशन से ही आपको समझाएंगे कि जो रिफ्रैक्शन है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी को समझेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें मेन जो स्नेल्स लॉ होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो लॉज हैं तो उनमें हमें स्नेल्स लॉ को डिस्कस करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, कहीं से आप कुछ पढ़ लेते हैं, कहीं से कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में पूरा आपको समझने को मिलेगा कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये दोनों किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, मतलब स्नेल्स लॉ इसके अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाता है। तो सब कुछ हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन। समझते हैं रिफ्रैक्शन, आप हेडिंग डाल लीजिए। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ एंड देन मैं आप इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो सिंपली अगर हम बात करें कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जब कोई लाइट रे नॉर्मली स्ट्रेट वे में, स्ट्रेट पाथ में वो क्या करती है, ट्रैवल करती है, बट उसका क्या हो जाए, डेविएशन हो जाए, जो वो बेंड हो जाए, तो वो होता है रिफ्रैक्शन। अभी जो रिफ्रैक्शन है वो क्यों होता है ये हम समझते हैं डेफिनेशन की हेल्प से। ठीक है, सो रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग और डेविएशन लिख सकते हैं, डेविएशन ऑफ लाइट ray when it travel from one transparent medium to अनदर ट्रांसपेरेंट ही होगा मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। डरिए मत, इसको देख के बहुत इजीली समझ में आएगा। ये कंप्लीट डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन की। इसमें इसको आपने समझ लिया तो रिफ्रैक्शन आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब समझते हैं इस डेफिनेशन को। देखिए, बेंडिंग या फिर हमने बोला डेविएशन ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। सिंपली आपको मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगी एंड यही आपको याद करनी है। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कोई लाइट रे ट्रैवल करती है, आपको पता है कि लाइट रे कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट वे में। तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो बेंड हो जाती है या फिर डेविएट हो जाती है, हम बोल सकते हैं, मतलब वो भटक जाती है। उसको जाना चाहिए स्ट्रेट, बट वो नहीं जाती, वो डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। तो वही होता है रिफ्रैक्शन। अब ये इसका क्या रोल है, मतलब जो मीडियम होंगे उनकी डेंसिटी अलग कैसे हो सकती है, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है जैसे कोई भी मीडियम है उसकी एबिलिटी है रिफ्रैक्ट करना। ठीक है, उसकी एबिलिटी है रिफ्रैक्ट करना, मतलब रिफ्रैक्शन उसकी एबिलिटी है, वो करना चाहता है रिफ्रैक्शन। तो जब लाइट रे पास होती है, अगर किसी भी मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्टिकल मतलब लाइट,
ठीक है, लाइट का रिफ्रैक्शन करना। तो जो डेंसिटी है मतलब किसी भी मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी अगर क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज्यादा होती है, ठीक है, इंक्रीज होती है किसी भी मीडियम की, ठीक है, ऑफ एनी मीडियम, तो जो लाइट ट्रेवल करेगी उसकी स्पीड ऑफ लाइट उसमें डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, मतलब उसकी जो लाइट ट्रेवल कर रही है किसी भी मीडियम में तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। समझ रहे हो, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो उसमें जो लाइट की रे होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब आप सिंपल सा एग्जांपल अपने आप से ही लीजिए कि आप हैं, मान लीजिए आप रे हैं एक बार के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली आप दौड़ रहे हैं जैसे कि एयर में, ओके, ऐसे आप दौड़ रहे हैं। अब दौड़ते दौड़ते आप क्या करते हैं, रिवर में चले जाते हैं। अब रिवर में क्या आप उसी स्पीड से दौड़ पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे। आपकी जो बोल सकते हैं जो ट्रैवल करने की, जो रन करने की, जो दौड़ने की स्पीड है वो कम हो जाएगी, ठीक है, बहुत कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से लाइट का होता है कि जब लाइट ट्रैवल करती है तो एक मीडियम जैसे एयर है, एयर में ट्रैवल करती है, मान लीजिए क्या है, दो मीडियम है, यहाँ पे ये कोई एयर है, ठीक है, एक मीडियम यहाँ पे ट्रैवल कर रही है, एंड ये हमारे पास वाटर है, ये वाटर है, तो यहाँ पे ये ट्रैवल कर रही है, तो कहाँ पे फास्ट करेगी, ऑब्वियसली यहाँ पे एयर में वो जल्दी से ट्रैवल कर जाती है। आपको पता है कि जो इसकी स्पीड होती है, इसकी स्पीड किसकी, लाइट की स्पीड, जो वैक्यूम है या फिर हम बोल सकते हैं एयर वैक्यूम की हम बात करें तो इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट सी से जिसको हम बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है, मतलब बहुत ही स्पीड में वो ट्रैवल करती है वैक्यूम में। लेकिन जब वो दूसरे मीडियम जैसे कि ये आई वाटर के अंदर तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो समझ रहे हैं डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि मतलब किससे रिलेटेड है, इनकी स्पीड को कम या ज्यादा करने का काम करता है मीडियम। ओके, अब देखिए जैसे कि ग्लास है, अगर हम कंपेयर करते हैं ग्लास को एंड वाटर को तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। हम डेंसिटी का मतलब यहाँ पे मास से बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ठीक है, जो मास डेंसिटी होती है मतलब कौन कितना भारी है उससे रिलेटेड नहीं है। हमें क्या देखना है, स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा है ये देखना है, इसको आपको माइंड में रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट कौन से मीडियम में ज्यादा होगी। तो आप बताइए कि अगर एक तो होता है एयर एंड वाटर को, अगर हम ये दो मीडियम लेते हैं तो किसमें ज्यादा होगी, ये होगी किसमें, एयर में ज्यादा। तो जिसमें इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो वो हो जाएगा रेयर मीडियम, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दिस। तो ये क्या हो जाएगा, डेंसर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेयर, रेयरर, एंड ये क्या हो गया, डेंसर। समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, और भी हम अच्छे से इसको समझेंगे। ओके, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन करके देखते हैं, ये कोई स्ट्रेट लाइट आई, बिल्कुल स्ट्रेट वे में लाइट आई, एंड ये जो इंटरफेस है मतलब ये एयर एंड वाटर को जो अलग कर रही है वो सरफेस, वहीं से होता है रिफ्रैक्शन। तो इस तरीके से आई, जब यहाँ का ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है, ठीक है, एंड यहाँ की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है क्योंकि वाटर है, इसके जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो बहुत पास पास होंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये दोनों ही डिफरेंट मीडियम हो गए। अब क्या करेगा, देखो एक आपको नॉर्मल बनाना है, जैसे कि इंटरफेस आपने बनाई, कोई भी इंटरफेस मतलब टू मीडियम के बीच की जो फेस है, ठीक है, इंटरफेस दो इनको सेपरेट करती है। तो इस तरीके से उसके परपेंडिकुलर कोई भी है, उसके परपेंडिकुलर पहले आप क्या करेंगे, नॉर्मल बना लीजिए इस तरीके से। ये मैंने बना लिया, एंड डैश, ये नॉर्मल है। लाइट रे को आप ऑब्लिकली, स्ट्रेट वे में ऑब्लिकली आप इसके ऊपर इंसिडेंट करे हैं, ठीक है, इस तरीके से लाइट आ रही है, तो क्या होगा, ये बेंड कर जाएगी, मतलब इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से, बट ये क्या हो गई, बेंड कर गई इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये बेंड कर गई। ओके, तो मतलब क्या हुआ, देखो इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ये मीडियम चेंज हुआ, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो गई दोनों मीडियम की, तो ये क्या हुआ, इधर बेंड कर गई टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो इस चीज को हम समझेंगे, एक बार आप इन सबको नोट कर लीजिए।
फटाफट नोट कीजिए। अब देखो मैं लिखती हूं, जैसे रिफ्रैक्शन को और अच्छे से क्लियर करते हैं। रिफ्रैक्शन एक तरीके से क्या हुआ कि अगर रेयरर, देखो इतना तो आपको पता चल गया कि ये क्या हो गया, इस तरीके से जानी चाहिए थी, इधर भी बैंड हो गई। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, ये इधर बैंड क्यों होती है, ये उस साइड में बैंड क्यों नहीं हुई, इससे दूर भी तो जा सकती थी नॉर्मल से, इधर क्यों आई, ये हम समझेंगे। अब देखो दूसरा अगर मैं बात करूं, अब मैं ले लेती हूं यहां पे वाटर, ओके, एंड ये मेरे पास है एयर, इनको ही मैंने उल्टा कर लिया। अब जैसे कोई लाइट रे हम वाटर में से, ये क्या है, नॉर्मल है, तो इस तरीके से मान लीजिए ये ट्रेवल कर रही है, ओके, ये क्या है, इंसिडेंट रे, वाटर में से जा रही है, ओके। अब क्या करेगी ये, जब एयर में जाएगी, देखिए जो वाटर से जब ये एयर में जाएगी तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगी। ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगी। अब स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी तो ये क्या करेगी, इससे ये जो नॉर्मल बनाया है इससे दूर ये बेंड करेगी, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये चली जाएगी, इस तरीके से ये बेंड कर जाएगी। इसको जाना चाहिए था कैसे, इस तरीके से, इस तरीके से इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी इस तरीके से। अब हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है। अब हम समझते हैं कि रेयरर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है। इतना समझ में आया कि रेयरर मीडियम ये ऑप्टिकल डेंसिटी पे ही डिपेंड करता है, समझ गए इस चीज को, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होते हैं। अब रेयरर का मतलब है कि जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी लो हो, ठीक है, एंड इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ रे लाइट क्या हो, इसमें इंक्रीज हो जाएगी, एंड इसमें क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी, सॉरी इसमें डिक्रीज होगी, समझ गए। तो अब आपको जो मेन चीज बतानी है वो ये है कि मैंने बोला कि ये इसमें तो क्या हो गया, इसके जब ये रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है, ट्रैवल करती है, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है, ठीक है। हमें यही जानना है कि किस तरफ ये बेंड करनी है। अब देखिए नॉर्मल एंड ये जो इंसिडेंट रे है, रे इनके बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड जो ये रिफ्रैक्टेड रे है इसके एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको मैंने आर से लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे हमने बात की कि रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल, क्यों होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। जो लाइट की जो स्पीड है ट्रैवल करने की वो कम हो जाएगी, जब कम होगी तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल ही बेंड कर जाएगी, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब क्या होगा, देखो मैं लिख देती हूं, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगा, स्पीड slow down the speed of light, स्पीड स्लो हो जाएगी तो क्या करेगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये बेंड कर जाएगी, ओके। जब ये क्या करती है, डेंसर टू रेयरर में जब ट्रैवल करती है कोई भी लाइट रे, तो क्या होता है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। क्यों होता है, तो इसमें क्या होता है कि स्पीड
ऐसा लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट रे इंक्रीजेस। जब स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी उसकी वजह से क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, कि जो रे है वो दूर इससे बेंड कर जाएगी। समझ गए, ये चीज क्लियर है। रेयर क्या होता है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, एंड जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम वो रेयर मीडियम हो गया, एंड जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा वो डेंसर मीडियम हो गया। किसी भी दो मीडियम को हम लेके चल रहे हैं तो उसमें एक रेयर होगा एक डेंसर होगा, ठीक है। एंड जब वो रेयर टू डेंसर मूव करती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाती है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई, ओके। एंड जब ये डेंसर टू रेयर आती है, ये कैसा है, डेंसर टू रेयर, जब ये इस तरीके से आती है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल, समझ गए। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सारी की सारी सिंपल बातें हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, ऑप्टिकल डेंसिटी समझ में आ गई होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम देख लेते हैं हमारे जो रूल्स हैं, लॉज हैं, उनको देखने हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जो रिफ्रैक्शन है थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन नेक्स्ट हमारा टॉपिक, फटाफट हेडिंग डाल लीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ओके। अब देखते हैं, तो देखिए जैसे ये कोई हमारा ग्लास का स्लैब है, कैसा है, रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगल सभी जानते हैं, जानते हैं बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ओके। ये क्या है, ग्लास स्लैब, लिखने की जरूरत नहीं है, स्लैब, समझ रहे हैं इस चीज को, रेक्टेंगुलर ग्लास है। अब हमें देखिए क्या करना है, इसमें से रिफ्रैक्शन को देखना है। तो यहाँ पे जैसे कोई लाइट आई तो ये क्या है, एयर, ये है ग्लास, तो एयर के कंपैरिजन में ग्लास ज्यादा डेंस होगा, ठीक है। जो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कम हो जाएगी, एयर में ज्यादा है, मतलब वैक्यूम से थोड़ी कम होती है एयर में, तो क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं वो बहुत दूर दूर हैं, इतना नहीं है पास पास। लेकिन ग्लास में क्या है, सारे के सारे पार्टिकल बहुत ही पास हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इसमें से जब कोई चीज़ पास होगी, कोई लाइट रे पास होगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, समझ गए इस चीज़ को आप। तो ये क्या है, हमारा रेयर मीडियम, ठीक है, मीडियम। ये है हमारा डेंसर, ओके, डेंसर मीडियम, ओके। अब हम क्या करते हैं, जैसे कोई लाइट रे है, एयर में कुछ इस तरीके से ये आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लेके आना है। पहले कोई भी सरफेस हो उसके ऊपर आपको नॉर्मल बनाना है। यहाँ से अगर हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन कराना है, ये दो मीडियम हो गए, ये इंटरफेस हो गई कि इस मीडियम को एंड इस मीडियम को अलग करने के लिए ये एक क्या हो गई, इंटरफेस, ठीक है। तो हमें इस इंटरफेस के ऊपर पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है, बिल्कुल सीधा, ठीक है। ये हमारा हो गया एन डैश नॉर्मल। अब हम क्या करते हैं, कोई लाइट रे को लेके आते हैं, कैसे, ऑब्लिकली लेके आएंगे। अगर आप ऐसे स्ट्रेट लेके आएंगे तो उसकी बेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि ये देखो हमारा नॉर्मल है, बिल्कुल सीधी ही निकल जाएगी। वो जो हम लॉस पढ़ेंगे उनमें आपको समझ में आएगा, ओके। तो हम क्या करते हैं कि इस तरीके से ये हमारे पास लाइट रे है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है। अब आप खुद से बताइए कि किस तरीके से बेंड करेगी, बताइए। इसका नॉर्मल पाथ क्या होना चाहिए था, ये,
ठीक है, ये होना चाहिए था, लेकिन ये क्या करेगी, इस तरीके से ये बेंड कर जाएगी बिल्कुल स्ट्रेटली इस तरीके से टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये हो गया इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं इसको 1 नाम दे देती हूँ एंड इसको भी 1, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये जो रे है इसमें भी ट्रेवल करेगी आगे, ओके। तो ये एक तो ये हो गया, यहां तक पहुंची। अब ये सरफेस देखिए आप, ये सरफेस यहाँ पे ग्लास है एंड यहाँ पे अगेन ये क्या कर रही है, किस में ट्रेवल करना है इसको, एयर में, ये ग्लास। तो ये रे इस मीडियम के लिए क्या काम करेगी, इंसिडेंस का काम करेगी। तो हमें इन दोनों मीडियम के बीच में ये क्या हो गई, इंटरफेस हो गई। तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल बनाना है, ये मैंने नॉर्मल बना लिया, ठीक है। ये मैं एम के नाम से, चलिए एन से ही करते हैं, एन डबल डैश कर देती हूँ एंड ये एन, ओके। ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो ये क्या है, ये इसके साथ क्या कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है कि ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। एक तरीके से ये क्या है, रिफ्रैक्टेड है इसके लिए, ठीक है। जब ये इंसिडेंस हुई तो ये क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। अब ये इस इंटरफेस के लिए, क्योंकि इसको बाहर आना है, तो इसके लिए क्या हो गई, इसके ऊपर इस तरीके से आ रही है, तो ये एंगल, ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे। अब इसमें इस मीडियम में जाना है इसको, तो किस तरफ मूव करेगी आप बताइए। ये कैसा मीडियम है, रेयरर, ये कैसा है, डेंसर। अब कहां से आ रही है, डेंसर टू रेयरर, ठीक है। तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्यों, क्योंकि स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, किसकी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी किसकी, लाइट रे की। समझ गए इस चीज को। तो ये क्या करेगी, इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, इस तरीके से ये बेंड हो गई। तो ये हो गया इसका R2। ये मैं ले लेती हूँ I2, ओके। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, I2 एंड ये R2। समझ गए। देखिए पहले क्या हुआ, कहाँ से इंसिडेंस हुई, रेयर टू डेंसर। पहले रेयर, फर्स्ट केस में रेयरर टू डेंसर, क्या हुआ, टूवर्ड्स नॉर्मल, बेंड हुई, ठीक है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। क्यों हुआ, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो गई। मतलब ये इनके कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी कम है, इसकी ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा कम से ज़्यादा में जाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे कि आप दौड़ रहे थे, एयर से वाटर में गए तो आपकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो इसी तरीके से अगर आप वाटर में से बहुत ही स्पीड से दौड़ रहे हैं वाटर में, और तुरंत आप निकल के जैसे नॉर्मल ग्राउंड में दौड़ने लगते हैं, एयर में दौड़ने लगते हैं, तो क्या होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हैं इस चीज़ को, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ो ताकि आपको समझ में आए। तो एक तरीके से ये हमारे पास आ गया। और अगर आप हम देखते हैं कि ये जो रे है, शुरू में जो इंसिडेंट हुई थी, अगर ये इसी तरीके से आगे मूव करती हुई, हम इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए हमारी जो रे है उसको इस तरीके से निकलना चाहिए था, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बनाती हूँ, ठीक है। मतलब इसको इस तरीके से निकलना चाहिए था, ये जो रे है इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ये देखिए फाइनली ये इस तरीके से निकल रही है। तो ये क्या हो रही है, इतना ये शिफ्ट हो गई, ठीक है। मतलब ये यहाँ से इतना शिफ्ट हो गई। तो देखिए ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं पैरेलल है दोनों। तो ये क्या हो गई, एक्चुअल में रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि पैरेलल shifting of incident of light ray।
क्या होता है, थोड़ा सा वो शिफ्ट हो जाती है, उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है इस तरीके से जाना चाहिए था इसको, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से लेटरली शिफ्ट हो गई, कि मतलब ये दोनों पैरेलल आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जब भी आप देखिए, अब हम रियल लाइफ से थोड़ा इसको जोड़ के देखते हैं कि जब भी आप क्या करते हैं, पेंसिल को एक ग्लास में डालिए, ठीक है, एक ग्लास में जब आप डालते हैं, जो कि ग्लास का ही बना हुआ है, उसमें डालिए, पानी लीजिए उसके अंदर, एंड पेंसिल को आप डाल के देखिए, तो जो आपकी पेंसिल है वो आपको टूटी हुई दिखाई देगी। तो क्यों दिखती है, क्योंकि जैसे एक उसकी फेस क्या होती है, मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। जैसे ये हमारे ग्लास है, इसमें वाटर है, वाटर ओके, ये हमारी पेंसिल है, तो इसको दिखना तो चाहिए था बिल्कुल ऐसे ही। जब आप साइड से देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, एक्चुअल में ये इस तरीके से आपको दिखना चाहिए था, इस तरीके से बिल्कुल सीधी, लेकिन क्या होता है, ये पैरेलल थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है, तो आपको इस तरीके की ये दिखाई देगी, ठीक है, इस तरीके की कुछ टूटी हुई सी दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा पैरेलल शिफ्ट हो गई, ओके। किस वजह से हुआ ये, रिफ्रैक्शन की वजह से। समझ गए कि हमारी जो लाइट है वो इस तरफ थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, बेंड होके निकल गई, तो ये होता है रिफ्रैक्शन। और भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि आप एक बाउल लीजिए, ठीक है, या फिर बकेट लीजिए, थोड़ा सा मतलब शैलो होना चाहिए, बहुत ही गहरा कोई बर्तन नहीं लेना, ऐसा बर्तन लीजिए, एंड आप क्या करेंगे, उसमें एक कॉइन रखेंगे, ठीक है। जब आप उसके अंदर कॉइन रखते हैं एंड उसको, चलिए ये भी मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ समझाने की। जैसे ये हमारे पास कोई बॉल है, ये हमारे पास कोई बॉल है, इसके अंदर हमने क्या किया, ये बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, हमने 1 रुपया इसके अंदर रख दिया, ठीक है, एक कॉइन हमने डाल दिया। अब आप क्या करते हैं, साइड में, थोड़े से साइड में खड़े होके यहाँ से आप देख रहे हैं, अभी आपको दिखाई दे रहा है। अब आप इतना पीछे हटिए कि आपको थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो आपको ये दिखना बंद हो जाएगा, नहीं दिखेगा, ओके। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है, राइट, यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है। अब आप क्या करते हैं कि किसी को भी बोलेंगे कि इसके अंदर वाटर डालें, वाटर, जब वाटर डालते हैं तो ये यहाँ के बजाय एक्चुअल में ये यहाँ होता है नीचे बिल्कुल, ठीक है, कॉइन नीचे चला जाता है, तो आपको जो दिखाई देगा कॉइन वो यहाँ दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपको ये कॉइन देख पाएंगे, कब, जब पानी डाल देंगे, वाटर डाल देंगे इसके अंदर, उसके बाद, ठीक है। इसको धीरे से हम वाटर इसके अंदर डालते हैं ताकि इसकी जो जहाँ भी है वहीं पे रहे, डिस्टर्ब नहीं हो, तो क्या होगा, आपको इसको वापस से दिखाई देने लगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो है, मतलब वाटर में थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, थोड़ा सा रेज्ड दिखाई देता है, ठीक है, रेज्ड आपको दिखाई देगा कॉइन ऊपर उठा हुआ। क्यों, वही रिफ्रैक्शन वाला प्रोसेस होता है कि आपको दिखना चाहिए था यहाँ, बट दिखता है ऊपर, ओके। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इसी तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई बकेट है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप अपना हाथ उसके अंदर डालते हैं, तो आपका जो हाथ है, जो फिंगर है, वो आपको थोड़ा ऊपर दिखाई देंगे, एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर आपको दिखाई देंगे। अगर इस केस में भी हम बात करें तो जब आप इसको पकड़ने की कोशिश करते हो, देखिए जब आप यहाँ हाथ लेके जाते हो, क्योंकि आपको तो यहीं पे दिखाई दे रहा है सिक्का, जो भी है, जो कॉइन है यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे प्रेजेंट है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे ही प्रेजेंट है, क्योंकि जो रेज हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। समझ रहे हो, आज आप अपने घर में जाके इसको करके देखना, आपको पता चल जाएगा, राइट। बहुत सारे आप इसी तरीके से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। और जैसे कि इस पिक्चर में आप देख लीजिए, जैसे कोई पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर ये क्या है, कोई कछुआ है, ठीक है, टर्टल्स है। तो जब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है हमें, एक्चुअल में नीचे है लेकिन हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, ओके। तो ये सब होता है इसके केस में। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, हम एन से लिखते हैं या फिर आप इस तरीके से यू से भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे इसी से लिखूंगी। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट
इन रिलेटिव, हम ऐसा लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट से स्पीड रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इन कपल ऑफ मीडियम, कि मतलब स्पीड ऑफ लाइट है उसके ऊपर ये बेस्ड है, तो दो हम मीडियम लेंगे उसके बेस पे इसको समझेंगे। ये आपको हो सकता है यहाँ पे समझ में नहीं आया हो, अभी आ जाएगा। देखना क्या होता है, मैंने बोला कि किससे रिलेटेड है, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, कि एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, उनको हम रिलेट करेंगे, वही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए जैसे कि मेरे पास यहाँ पे दो मीडियम है, ये हो गया मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 2। ओके, ये दो मीडियम है, तो इसमें अगर मुझे क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं कैसे निकालूं, जैसे मुझे इस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है, सेकंड वाले के लिए, या फिर चलिए शुरू से करते हैं, फर्स्ट वाले के लिए मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम सेकंड, ठीक है। मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इस मीडियम का, जैसे ये मेरे पास एयर है, ये मेरे पास वाटर है, दो डिफरेंट मीडियम हो गए। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, मैं जिसको 1 मान रही हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब 2। इस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो उसको हम इसके पीछे लिखते हैं, पहले लिखते हैं किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मीडियम सेकंड के रिस्पेक्ट में। समझ गए इस चीज को। चलिए अब आप और भी क्लियरली समझ पाएंगे। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हमें नीचे लिखना है, एंड जो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको ऊपर लिखना है। ये बात समझ गए तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, वाटर का निकालना है, तो मैं यहाँ पे मीडियम 2 ले रही हूँ, मैं वाटर भी लिख सकती हूँ, 1 और 2 की जगह एयर और वाटर भी लिख सकती हूँ। समझ गए इस चीज को। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1। ओके, ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये हो जाएगा क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 divided by speed of light in medium 2। जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हमें क्या करना है, नीचे लिखना है, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट। ये हो गए इनके फॉर्मूलाज। अब हमें क्या चाहिए, कोई नॉर्मल, हम बोल सकते हैं हमें एक जनरल फॉर्मूला चाहिए, वो हम कैसे बनाएं। तो आपको पता है वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है, जिसमें हम C से लिखते हैं इसको, स्पीड ऑफ लाइट को, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बहुत ही फास्ट होती है वैक्यूम में, क्योंकि इसमें और कोई पार्टिकल नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है। तो वैक्यूम की जगह हम क्या ले लें, एयर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एयर में भी बहुत कम पार्टिकल है इन कंपैरिजन टू वाटर या फिर कोई भी जैसे ग्लास है उसके कंपैरिजन में। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको साफ कर रही हूँ एक बार के लिए, आप नोट कर लीजिए। अगर हम क्या करते हैं, कोई जनरल फॉर्मूला बनाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, किसी भी मीडियम के लिए बना देते हैं ताकि आपको इजी रहे और वही आपको याद करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे इसकी जगह हमने ले लिया एयर ले लिया, यहाँ पे कोई भी मीडियम हो सकता है, कोई भी मीडियम, मैं लिख देती हूँ मीडियम ही, कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर हो सकता है या फिर आपके पास अल्कोहल हो सकता है, या फिर हो सकता है जैसे कि केरोसिन हो सकता है, या फिर डायमंड हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो कुछ भी आपके पास ये मीडियम हो सकता है जिसको हम किसके साथ विद रिस्पेक्ट टू एयर देखेंगे, तो हमें एक कॉमन फॉर्मूला मिल जाएगा किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ओके, तो हम इस तरीके से लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, किसी भी मीडियम का कैसे लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो हमें सबसे पहले क्या करना, मैंने बोला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसको स्पीड ऑफ लाइट को नीचे लिखेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम कोई भी हो सकता है, एनी मीडियम, राइट, डिवाइड, अब इसके किसके रिस्पेक्ट में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक जनरल सा फॉर्मूला जिसको हमने इस एयर को किससे रिप्लेस किया था, वैक्यूम में जो स्पीड है उससे। तो एक जनरल सा फॉर्मूला मैं लिख लूँ यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, एंड इसकी स्पीड ऑफ लाइट को जैसे हमने लिख लिया v, किसी भी मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो ये हो गया हमारे पास जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लेंगे हम इसके लिए। एंड कोई भी मीडियम है v, m से मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, राइट, ये हो गया। एन m हमने क्या देखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। समझ गए? मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, समझ सकते हैं। इस फॉर्मूला को आपको याद करना है, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसकी स्पीड ऑफ लाइट को नीचे रखिए, उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको नीचे रखिए, एंड किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो एयर के रिस्पेक्ट में आपको हमेशा निकालना है। तो ये आपको वैल्यू याद करनी है एंड उसको डिवाइड कर देना है किसी भी स्पीड ऑफ लाइट, जो भी हमें मतलब या तो हो सकता है स्पीड ऑफ लाइट दे दे एंड बोले कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इसका, कोई भी मीडियम दे दिया उसका, तो ये आपको पता होगी, ये आपको निकालनी है। एंड ये आपको दे दी, ये आपको ऑलरेडी पता है कितनी होती है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप इजीली निकाल सकते हैं। तो मतलब ये तो आपको ऑलवेज नोन है, कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इनमें से कुछ भी दे सकता है, इन दोनों में से, एंड पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए, ये आपको समझना क्यों जरूरी था, बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना, क्योंकि आगे जो हम रूल पढ़ने वाले हैं, लॉ पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े थे, इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो सेकंड लॉ है रिफ्रैक्शन का, जो कि है स्नेल्स। देखिए, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हैं वो आपकी इस टेबल में गिवन है, आप इस पिक्चर को देख लीजिए, इसमें दिए हुए हैं कि किन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हैं। तो हम देखते हैं कि जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मान के चलते हैं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 होता है। ठीक है, 1.003 है। ओके, तो इसको हम 1 मान लेते हैं एंड देन उससे हम रिलेट करके देखते हैं कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इससे एयर से कंपेयर करके देखते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को याद कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिफ्रैक्टिव, उसको हम समझेंगे कि क्या रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी, इन सब में क्या रिलेशन है। तो देखिए, हम कुछ थोड़े बहुत हैं इनके, तो कम से कम याद कर सकते हैं। जो एयर है, एयर का हमने 1 मान लिया। अब इससे हम रिलेट करके देखेंगे, जैसे वाटर होता है, वाटर का हो गया 1.33, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड अल्कोहल, अब इससे 1.36, थोड़ा ज़्यादा, एंड जैसे कि केरोसिन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो केरोसिन का होता है 1.44, 1.47 होता है किसका, टर्पेंटाइन ऑयल, 1.47। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, वाटर अल्कोहल का याद कर सकते हैं इसके साथ साथ। एंड
हम क्या देखते हैं कि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनसे कितना ज़्यादा या फिर कम है, इससे रिलेट करके हम देखते हैं, तब हम बताते हैं कि किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, किसकी की ज़्यादा है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं एंड हम देखेंगे नेक्स्ट। जैसे ग्लास है, ग्लास का होता है 1.52, ये होता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी तरीके से जो डायमंड है उसका सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, 2.42 ये होता है। मतलब एयर के कंपैरिजन में इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, इतना मतलब इनके बीच रिलेटिव हम देख सकते हैं डिफरेंस है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि जो हैशटैग पॉइंट्स हैं उस तरीके से आप नोट कर लीजिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब जिसका इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो रही है उसकी, उस मीडियम की इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये तीनों चीजें इस तरीके से साथ साथ चलती हैं। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही ज्यादा एंड उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम हो जाएगी। तो ये इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट। समझ गए? तो जो रेयरर मीडियम होगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रेयरर मीडियम के लिए ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें तो ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी कम होती है, तभी तो वो रेयर होता है। एंड एन की बात करें तो वो भी कम होगा। स्पीड ऑफ लाइट की बात करें वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इससे उल्टा होता है डेंसर के लिए। तो डेंसर के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला। ओके, डेंसर के लिए ये हो जाएगा अगर हम किसी भी रेयर और डेंस दो मीडियम को हम कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। इसके कंपैरिजन में ये क्या है, रेयर है, ये कैसा है, डेंस है। अगर हम इन दो को लेके चलते हैं, किसी को भी हमें दो मीडियम को लेना है ना, तो दो मीडियम को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम देखेंगे इसका ये है, इसका ये है, तो इसके कंपैरिजन में कौन होगा रेयर एंड कौन होगा डेंसर। तो ये होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसके कंपैरिजन में ये रेयर हो जाएगा, ये डेंस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो ये होते हैं। तो कुछ आप याद भी कर सकते हैं, हो जाएंगे जो मैंने लिखे हैं एटलीस्ट वो तो आप याद कर ही लीजिए, जल्दी ही याद हो जाएंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने ये लास्ट में इसलिए पढ़ाए हैं ताकि आपको ये जो पॉइंट्स पहले समझने चाहिए वो आप समझ लो। ठीक है, इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले समझना चाहिए था, वो समझ लिया है। ऑप्टिकल डेंसिटी आपको पता चल गई, तो अब आप इनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला रूल क्या कहता है, पहला लॉ है वो क्या कहता है कि जो रे ऑफ इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये सारे के सारे कहां पे होंगे, ऑल लाई इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन में ये सारे के सारे मिलेंगे। जैसे ये बोर्ड है, ये एक प्लेन है, तो इसमें अगर ये ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है एंड ये क्या है, मान लीजिए रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये सारे के सारे एक प्लेन में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक इधर है, एक बोर्ड के पीछे है, एक ऊपर है, एक नीचे, ऐसे नहीं। ये एक ही, ये एक प्लेन है, इसमें ही तीनों चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट रूल जो कि बहुत सिंपल है। सेकंड लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्या है, स्नेल्स लॉ। अब जो स्नेल नाम के साइंटिस्ट हुए उनको सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए ये लॉ रखा गया, बाद में इसका नाम दिया गया स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि रेशियो ऑफ, देखिए इसको हम थोड़ा खोल के पढ़ेंगे ताकि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप कर पाएं, क्योंकि आप इसको जो मैं बताऊंगी डेरिवेशन सिंपल सा इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो आप रट लेंगे, याद भी हो जाएगा, लेकिन आप फिर जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आप शायद नहीं कर पाएंगे। तो हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, रेशियो ऑफ the sine of
एंगल ऑफ इंसिडेंस and sine of angle of refraction is always constant। कि इनका जो रेशियो होगा क्या, साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ साइन आर, मतलब इनका जो रेशियो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। समझ गए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका जो रेशियो होगा वो जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये होता है इनके अकॉर्डिंग ये लो। और उन्होंने एक और बात लिखी है आपकी बुक में कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी ये क्या होगा, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू के इक्वल होता है। तो इसको हम जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम बोलेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप एन भी लिख सकते हैं। ओके, पहले तो आपको यही लिखना है, ये समझने के लिए मैंने बता दिया कि इसको इसके इक्वल भी माना जाता है। ओके, इतना समझ गए। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा खोल के पढ़ते हैं। तो एक बार आप इसको नोट करो, फिर हम इसके दो टाइप देखेंगे, मतलब इसके जो डेरिवेशंस हैं, फर्दर डेरिवेशन, वो थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसके ऊपर ही। चलिए मैं इसको साफ कर देती हूँ, नोट कर लीजिए आप। तो जो हमारा स्नेल्स लॉ था तो वो एक्चुअल में क्या है, साइन आई, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या है, कांस्टेंट है। किसके इक्वल ले रहे हैं, एन के इक्वल, ये आप समझ सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब देखिए इसको हम फर्दर किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे ये हमारे पास दो मीडियम है, ये नॉर्मल है, ओके, ये कोई रे इस तरीके से आ रही है स्ट्रेट, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड मान लीजिए ये इस तरीके से बैंड हो गई, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, एंड ये रिफ्रैक्टेड रे। तो ये लो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे हमें दिया हुआ है कितना है, तो हमें इससे ये पता चल जाए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, मतलब उसका एक हमें व्यू मिल जाए कि एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो कितना होगा। ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा कि ये कितना होगा, अगर ये इतना है तो ये कितना होगा, इनका रिलेटिवली हमें जानना है। तो इनका जो हम बोल सकते हैं, इन दोनों का रेशियो अगर हम देखते हैं, इन दोनों एंगल के साइन का रेशियो अगर हम देखते हैं तो वो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आएगा, एंड हम उसको बोल सकते हैं कांस्टेंट होगा। इतना समझ लीजिए उस चीज को। तो इसके लिए हम देखते हैं ये, तो देखिए हम इसको एक और तरीके से, इसको हम टू फॉर्म्स में पढ़ेंगे बच्चों। टू फॉर्म्स कौन कौन सी, एक तो हम देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, जो स्पीड से रिलेटेड है, एंड सेकंड फॉर्म इसका डेरिवेशन देखेंगे एक तरीके से। सेकंड हम क्या देखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए आपको पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाना जरूरी था। तो ये दो तरीके से हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये क्या होता है। मेन तो यही है। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं इसको, ठीक है, फिर उसके बाद इसकी बात करेंगे। तो चलिए पहले इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे ये हमारा मीडियम है 1, ये हमारा मीडियम है 2, ठीक है, ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकेंड।
अब इसमें जो इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको हम बोल लेते हैं जैसे θ1, क्योंकि मीडियम 1 है। एंड ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम मान लेते हैं θ2। समझ गए? इतना समझ गए? अगर हम इसको θ1 मान लें, इसको θ2 मान लें, तो ये समझ सकते हैं इस चीज को। अब हमें देखना है, जैसे ये जो मीडियम है, मीडियम फर्स्ट, इसके अंदर वेलोसिटी है, इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी है v1, इसके अंदर ये है v2, मीडियम 2 के अंदर वेलोसिटी v2। तो इसके ऊपर ही फॉर्मूला बनेगा। जैसे इनका रेशियो हम देखते हैं, v1 अपॉन साइन θ1, साइन θ1 इज इक्वल टू v2 अपॉन साइन θ2। ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब जो पहला मीडियम है उसमें जो वेलोसिटी है उसका एंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन अगर हम लेते हैं, इसके साइन का रेशियो इसके जो दूसरा मीडियम है उसमें उसकी वेलोसिटी एंड उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, अगर इनका रेशियो लेते हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रेशियो है फर्स्ट मीडियम के लिए, वेलोसिटी एंड साइन θ1, ये इक्वल होता है किसके? दूसरे मीडियम के v2 अपॉन साइन θ2 के। ठीक है, तो ये एक होता है फॉर्मूला, जिसमें v1 आपको पता चल गया। v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1। साइन θ1 क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। इसी तरीके से जो v2 है वो क्या है? v2 है वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2, इसमें इसकी वेलोसिटी इन मीडियम 2। एंड जो साइन θ2 है वो क्या है? ये है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो इनका रेशियो होता है वो दूसरे मीडियम में यही चीजें प्रेजेंट हैं उनके रेशियो के इक्वल होती हैं। ये होता है फर्स्ट। ओके, ये समझ में आया? इतना बस, ये आपको इतना याद करना है। अब जो सेकंड वाला है इसकी बात करते हैं। ये किसके केस में हमें देखना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में। तो सबसे पहले आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नॉर्मल जो जनरल फॉर्मूला हमने बनाया था वो क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, या हम बोल सकते हैं इन एनी मीडियम। यही थी, यही है ना। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो हम अगर बात करते हैं यहाँ पे मीडियम 1 एंड मीडियम 2 की, तो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे? तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, m1 लिख लेती हूँ। ये क्या हो जाएगा? c तो सबके लिए कॉमन होगा एंड इसके लिए क्या हो जाएगा? v1। ठीक है, इसका वेलोसिटी मतलब इसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो, एंड इनका रेशियो जो स्पीड ऑफ लाइट किस में है? एयर के अंदर है। इसी तरीके से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ m2 में लिखती हूँ, मीडियम 2 के लिए देखती हूँ, तो स्पीड ऑफ लाइट, देखिए हम कॉमन जनरल फॉर्मूला जो हमने बनाया था उसको यूज करेंगे। समझ गए इस चीज को? ये क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड v2। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसको हम इधर भेज दें एंड इसको इधर। तो हम कैसे लिखेंगे? c अपॉन n1 इज इक्वल टू v1, ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? c अपॉन n2 इज इक्वल टू v2। बताइए, लिख सकते हैं ऐसे? मतलब ये मीडियम 1 है, मैंने आपको समझाने के लिए बोला है m, तो इसके लिए हम m की जगह 1 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2। समझ रहे से? ओके, इतना समझ में आया? अब मैंने ये क्यों निकाला है देखिए, अब हम समझेंगे। इतना आप याद करिए एंड इनकी वैल्यूज जो v1 v2 की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे।
ठीक है, इस V1 की जगह इसको रख देंगे एंड इसकी जगह इसको रख देंगे। अब थोड़ा सा रीअरेंज हमें करना, चलिए मैं उसको साफ कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं V1 की वैल्यू लिख दूंगी, V1 की वैल्यू C/N1 लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 इज इक्वल टू V2 की जगह C/N2 लिख दूंगी एंड साइन थीटा 2। ओके, अब देखिए जो N1 है ये नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे इसको, तो N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2 साइन थीटा 2 एंड इनके ऊपर क्या है C, इस तरीके से लिख लिया। अब C से C कैंसिल हो गई, अब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2 साइन थीटा 2। ये हो गया आपका फॉर्मूला 2, जो किसके रिस्पेक्ट में किसके लिए है। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है किसी एक मीडियम का तो दूसरे का आप निकाल सकते हैं, या फिर एंगल दिया हुआ है किसी एक का तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले हमने ये देखा कि जो लॉ होता है वो क्या होता है, साइन जो होता है रेशियो होता है किसका, साइन आई एंड साइन आर का, वो कांस्टेंट होता है एंड वो जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो उसको हम मानते हैं जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है। ठीक है, ये आपको नहीं भी याद रहता है तो कोई बात नहीं, बस इतना याद रखिए कि इसके कांस्टेंट है, यही रूल है। अब ये फर्दर इसका डेरिवेशन किया गया है। पहला तो हमने किसके रिस्पेक्ट में किया, वेलोसिटी को लेके किया। अगर आपको वेलोसिटी गिवन है तो आप इसको यूज कर लेंगे, अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो आप उसको यूज कर लेंगे। अब इसको कैसे बनाया, इस एक मीडियम में उसकी वेलोसिटी एंड उसका जो एंगल है उसको क्या किया, उनका रेशियो इक्वल होता है जो दूसरे मीडियम में वेलोसिटी एंड वहाँ जो एंगल है उसका रेशियो। ठीक है, तो थीटा 1 थीटा 2 की जगह हम आई और आर भी तो लिख सकते हैं, इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, ये भी तो लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी हम लिख सकते हैं। समझ गए, तो इस तरीके से इसको यूज करते हैं। सेकंड जो है उसमें हमने क्या किया, हमारे पास जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वो देखा। ये क्या होता है, एयर के साथ किसी का भी अगर हमें मीडियम में किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं कि हमारे पास एयर का होता है स्पीड, उसको डिवाइड कर देते हैं किसी भी मीडियम की स्पीड से। ठीक है, उससे हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। अगर हमें N1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मतलब किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एयर का जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको V1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, Vm की जगह V1 ले लेंगे, N2 के लिए इस तरीके से V2 ले लेंगे। राइट, अब इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया हमने, V1 को इधर लेके गए एंड इसको इसके नीचे, इसी तरीके से V2 को यहाँ लेके गए, N2 को इसके नीचे, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। V1 V2 की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे पुट किया तो ये वैल्यू आई, इस तरीके से लिखा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, ये N1 नीचे, N2 इधर नीचे, इनको कट कर दिया, ये फॉर्मूला आया हमारे पास। इसको इस तरीके से पलट दिया तो ये सिंपल हमारे पास ये N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2 साइन थीटा 2 ये हो गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R, ये हो गया। और आगे देख लीजिए, साइन I इज अपॉन साइन R इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ये क्या हो गया, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आ गई हमारे